डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे जिसका टाइटल है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक दूसरा जो पार्ट जो है इसके नाम का वो निकला है इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो से। जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो ये सब सेम चीज़ होती है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं उसी से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करते हैं। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रेडिएशंस की मदद से किसी चीज़ में करंट फ्लो करना शुरू कर दे। ऐसे इफ़ेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। लाइट रेडिएशन की मदद से करंट का फ्लो करना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स को 1905 में आइंस्टाइन ने बड़ी कामयाबी के साथ एक्सप्लेन किया, और उसने इन रिज़ल्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए क्लासिकल थ्योरी की बजाय क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया। तो इस तरह जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इब्तदा हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की, उसका तसलसल आगे बढ़ा। तो ये एक तरह से क्लासिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस को मज़ीद डिक्रीज़ करता है और क्वांटम थ्योरी की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करता है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये चीज़ ऑब्ज़र्वेशन में आ चुकी थी कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर लाइट रेडिएशन का बिहेवियर क्लासिकल थ्योरी के कवानीन को फॉलो नहीं करता, और उसकी वजह से ही प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया था, एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, और उसकी मदद से कामयाबी के साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को के रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो आइंस्टाइन ने भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी वो क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर थी। तो देखा कि ये थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुली इन रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करती है, और इस तरह से इस इफ़ेक्ट से लाइट रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी कंफर्म हो जाती है। तो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स से ही ये चीज़ कि जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर जस्ट वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बल्कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। और इसी तरह जो बॉडीज़ हैं, डिफरेंट किस्म की मटेरियल बॉडीज़ हैं, मैटर है, उसके अंदर सिर्फ मैटर लाइक प्रॉपर्टीज़ या पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बल्कि उनके अंदर बल्कि उनके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। तो डुअल नेचर का जो कंसेप्ट है मैटर और एनर्जी के मुतालिक, वही एक्चुअली क्वांटम थ्योरी की मिथ है, क्वांटम थ्योरी की इब्तिदा की वजह है। तो हम बतौर डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया, और इसी इंट्रोडक्शन से हम जो इसकी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वहाँ से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और इसी इफ़ेक्ट को लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट हो जाना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होकर ज़ाहिर फ्लो करने लग जाएंगे, तो इस तरह से करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो लाइट की मदद से किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होना, एक्चुअली यही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। तो हम बतौर डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, जैसे कि विजिबल लाइट हो सकती है, या विजिबल लाइट से शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं, ऐसी कोई लाइट जब किसी क्लीन मेटल सरफेस के ऊपर, जैसा कि एक्टिव मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स की तरह, तो इनकी किसी भी साफ़ सुथरी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो इन मेटल्स के अंदर मौजूद एटम्स
और उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाते हैं, और इस अमल को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, जैसे कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट है, फॉल्स ऑन अ क्लीन एक्टिव मेटल लाइक अल्कली मेटल्स सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. ये डेफिनेशन होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके रिजल्ट्स को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसमें यह किया गया कि एक क्लीन मेटल सरफेस, जैसा कि मेटल प्लेट है, ये बतौर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यूज़ की गई एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एक ऐसे ट्यूब के अंदर जिसके अंदर वैक्यूम मौजूद है, जिसके अंदर से गैस को निकाल लिया गया है। उसके अंदर यूँ समझें कि एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया गया जिसको बैटरी के या इलेक्ट्रिक सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और दूसरी तरफ एक दूसरा मेटल वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद देखा कि चूँकि बीच में वैक्यूम मौजूद है और करंट की वोल्टेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि इसमें से ये करंट फ्लो कर सके इस वैक्यूम के थ्रू, तो इस मेटल के ऊपर बजाय इसके कि करंट वोल्टेजेस बढ़ाए जाएं इसमें से करंट पास करवाने के लिए, इस मेटल के ऊपर उन्हीं वोल्टेजेस के ऊपर लाइट रेडिएशंस फॉल की गई। तो जब देखा कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो एम मीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन शो होता है। तो इसका मतलब है कि करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चला कि लाइट सिर्फ इलेक्ट्रिक सोर्स की मदद से गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्लो नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ वोल्टेजेस की बेसिस पर वोल्टेजेस बढ़ाकर नहीं फ्लो कर रहा, बल्कि लाइट की मदद से, लाइट का इसमें कोई रोल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से फ्लो कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे सामने क्या कंक्लूजन्स आते हैं, हम देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स क्या हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जब तक एक ख़ास वेवलेंथ या ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल नहीं कर रही थी, उस वक्त तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहा था। यानी मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महज लाइट हो और उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, बल्कि एक ऐसी लाइट होनी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा हो। एक ख़ास वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल सरफेस के ऊपर पड़े तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता। इस ख़ास फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसको यहाँ पर हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, अब ये है कि यहाँ पर जिस मेटल को हमने यूज़ किया है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए, जिस पर लाइट को हम फोकस कर रहे हैं, अगर उसकी नेचर चेंज हो जाती है, मेटल का मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, किसी और मेटल को हम उसी कैथोड के तौर पे यूज़ करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो उससे पहले वाले मेटल के ऊपर थी। मेटल चेंज हो जाता है तो उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। कम फ्रीक्वेंसी से ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है यहाँ पिक्चर में कि एक रेडिएशन है, ये देखें इसमें वेवलेंथ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और यूँ समझे कि उतनी एनर्जी भी कम होगी। तो ये कम एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, जब मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होता। इससे अगले पिक्चर में देखें, यहाँ पर वेवलेंथ शॉर्ट कर दी गई है, तो वेवलेंथ शॉर्ट होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इस ग्रीन कलर वाली रेडिएशंस फॉल करती हैं तो जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। इसका मतलब है कि इन ग्रीन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन लाइट में जो वेव्स हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और यहाँ से
इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करने के लिए सफिशेंट है। अगर हम इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को फर्दर शॉर्ट कर दें और फ्रीक्वेंसी को मज़ीद बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर रिजेक्ट आउट होना शुरू हो गए थे, यहाँ पर नहीं हो रहे थे, यहाँ पर रिजेक्ट आउट होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब हमने फर्दर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो वही रिजेक्ट आउट होने तो का प्रोसेस तो वैसे ही रहा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाने से इनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो यूँ समझें कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो उसका असर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर या काइनेटिक एनर्जी पे पड़ता है और वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं इजेक्ट आउट होने के बाद। नंबर्स भी इलेक्ट्रॉन के वही रहते हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ती बल्कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देने से। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो चुकी हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाने के बाद अगर हम फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका असर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जीज पे पड़ेगा और जितनी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं अचीव हुई थी तो उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं हुआ था, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट हुआ और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है इसमें ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही है। तो यूँ समझे कि काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ज़्यादा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट रेडिएशंस की, मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करने वाली लाइट रेडिएशंस की, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर फर्ज करें हम मेटल के ऊपर पड़ने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि उनकी वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है। जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो वेवलेंथ को भी कांस्टेंट रखना होगा। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी समझे कि लाइट रेडिएशंस का या लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ उतनी ही रहती है, दो सक्सेसिव ट्रफ या दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस उतना ही रहता है, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है वेव्स का। तो जब हम लाइट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज करने की बजाय इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उसका असर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ता बल्कि उनके नंबर्स पे पड़ता है। यानी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जीज वही रहेगी जो उससे कम इंटेंसिटी वाली उसी वेवलेंथ या उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रेडिएशंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो जैसे यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, देखें कि दो तरह की रेडिएशंस हैं, दोनों की वेवलेंथ एक जैसी है। यहाँ पर 1 2 3 वेव्स हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 वेव्स हैं। एक ही जैसे डिस्टेंस में जब 3 वेव्स होंगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होगी। टाइमिंग का यहाँ पर हम इशू नहीं लेते, हम इनको वेव नंबर के टर्म में फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं, उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि दोनों रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, लेकिन जो ऊपर की तरफ रेडिएशन दिखाई गई हैं इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो अब इसका असर किस चीज़ पे पड़ा है? जैसे मैंने अभी बताया कि एम्पलीट्यूड का या इंटेंसिटी का असर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ेगा बल्कि उनके तादाद पे पड़ेगा जो यहाँ से इजेक्ट आउट हुए। तो जब ये वाली रेडिएशंस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी तो ज़्यादा तादाद में
इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे इसी मेटल से। और अगर ये वाली रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल की जाए, इसका चूंकि एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है इसकी इंटेंसिटी कम है, तो क्या होगा, कम तादाद में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रहेगी, इस रेडिएशन के साथ भी, इस रेडिएशन के साथ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी द इंक्रीज इन इंटेंसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। अब देखें कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी है आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन पुट फॉरवर्डेड फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हमने अभी देखे उसने क्या बताया, उसने इनको कैसे एक्सप्लेन किया। उसने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके रिजल्ट्स को एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए देखें तो हम कहेंगे कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी गई है उतनी आउटपुट के तौर पे हासिल होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ एनर्जी, तो उस न्यू फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट हम प्लैंक्स इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो एनर्जी जो हम ये फॉल करवा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, वो किन दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, वो एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए यूज़ होती है और दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि एच न्यू जो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है ये दो कामों में इस्तेमाल हुई। एक फाई समझ लें कि ये वर्क फंक्शन है, ये वो एनर्जी है, ये वो वर्क है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल की सरफेस से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है जो इसमें ये एनर्जी कन्वर्ट हुई, कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब इसमें ये वजाहत कर दी गई है कि फाई क्या चीज़ है। फाई वर्क फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो करेस्पॉन्ड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एनर्जी की वो वैल्यू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ करेस्पॉन्ड करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी की एक अमाउंट बनेगी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली वर्क फंक्शन कहलाती है। ये वो वर्क है जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल के एटमो से डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए ताकत इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं तो फालतू जो एनर्जी दी गई थी या इस वर्क फंक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही है जो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल होती है। तो हम इस बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में फाई की ये वाली वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एच न्यू इज इक्वल टू फाई की जगह पर हमने एच न्यू नॉट ले लिया और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दिया। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम यूँ लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी हम इसी साइड पे रहने दें और यहाँ से एच न्यू नॉट को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो इधर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जैसे कि यहाँ पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इस साइड पर सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर बच जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये एक तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी इसको हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दें और न्यू को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों कांस्टेंट है, न्यू नॉट भी और एच भी, लिहाजा ये टोटल ये एक्चुअली है क्या, ये वर्क फंक्शन और ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी एक मेटल के लिए। तो यूँ समझे कि ये कांस्टेंट है और ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह इन पैरामीटर्स के दौरान यानी काइनेटिक एनर्जी और न्यू के दरमियान जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो इस इक्वेशन की रूह से वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होना चाहिए। और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर के साथ पुट की गई और इस एक्सिस पर ये देखें ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर न्यू से जाहिर किया हुआ है, तो समझ लें ये एक्स एक्सिस पर ग्रेजुअली न्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है
और इनके दरमियान जो ग्राफ हमें हासिल हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है। और इस ग्राफ का स्लोप, जो स्लोप है वो यहाँ पर देखें ये एम एक्स है। एम एक्स का मतलब है एक चीज़ कांस्टेंट है, एक चीज़ एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दी गई। तो फ्रीक्वेंसी हमने एक्स एक्सिस पर वेरिएबल के तौर पे प्लॉट कर दी, और कर दी और जो इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है वो हम यहाँ से स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैल्यू एक्चुअली एम की है और एम स्लोप के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर जो स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का वो एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। और इसमें जो एच न्यू नॉट है ये एक्चुअली यहाँ पर 5 से डिनोट किया गया है और ये इंटरसेप्ट के इक्वल है। तो यहाँ से हमें उस वर्क फंक्शन की वैल्यू का या एच न्यू नॉट की वैल्यू का अंदाज़ा हो सकता है। और जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर ये लाइन स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज करना शुरू किया है, जिस पॉइंट से समझे कि यहीं से इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट आउट हुए हैं और उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी में ग्रेजुअली इजाफा होता चला गया। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ से एच को कांस्टेंट निकाल लें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगी, जिसमें ये चीज़ें न्यू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसी तरह से वाई एक्सिस पर प्लॉट होगी और इसमें स्लोप ज़ीरो, इंटरसेप्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ओरिजिन यहीं से बनेगा ग्राफ और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उस ग्राफ से के भी स्लोप से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी की करेक्टनेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुतालिक ये चीज़ प्रूव कर देती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिजल्ट्स को बजाय क्लासिकल थ्योरी के क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने इससे पहले ये चीज़ देख ली कि यहाँ पर एक ऐसी रिलेशनशिप मौजूद है हमारे पास जिसमें यहाँ ये लास्ट रिलेशनशिप देख लें जिसमें मैस और फ्रीक्वेंसी ये इंटर रिलेटेड है। तो यूँ समझें कि कोई ऐसी रेडिएशन जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, उसका कुछ ना कुछ मैस भी फाइंड आउट किया जा सकता है इस इक्वेशन की मदद से। तो जब फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है उसके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर उसके अंदर मैस है तो उसका मतलब है उसके अंदर पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ होने से क्वांटम थ्योरी का वो कंसेप्ट सही साबित हो जाता है कि रेडिएशंस जो है इनकी डुअल नेचर है। और इसी तरह मैटर की भी डुअल नेचर है कि मैटर के अंदर भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ यानी फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ मौजूद है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर और एनर्जी का कंसेप्ट एक्चुअली क्वांटम थ्योरी की इब्तदा का बाइस है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट्स एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।